दोस्तों नमस्कार। आज 26 अप्रैल है और इंडियन एक्सप्रेस और अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जो हमारे काम के आर्टिकल्स हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ एडिटोरियल्स को भी देखेंगे और एज अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इतने खास है नहीं कुछ न्यूज़ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज आपको पता होगा इलेक्शन हमारे जो चल रहा है उसका सेकेंड फेज है, जिसमें कि 88 कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारा इलेक्शन फीवर ही है। हाँ, एक ये एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस में जिसमें कि अभी एक WMO के द्वारा एक रिपोर्ट आई है जो क्लाइमेट रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एशिया रिपोर्ट। और इसमें पिछले साल के क्लाइमेट के बारे में बात की गई है और ये कहा गया है कि पिछला साल जो गुजरा है वो एशिया के लिए सबसे हॉटेस्ट रहा है। ठीक है, और एशिया ने इस दौरान लगभग 79 ऐसे घटनाओं का सामना किया है जो कि क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स थे। ठीक, जिसमें कि एक्सट्रीम वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया और वाटर रिलेटेड हैजर्ड्स यहाँ पे देखे गए हैं, जिसकी वजह से लगभग 9 मिलियन पीपल इस रीजन के अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, चलिए। और ये कहा गया है कि जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं या जो माउंटेनस रीजन में रह रहे हैं या फिर जो प्लेन्स में ही रह रहे हैं वो सारे लोग वल्नरेबल हैं किसके, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। ठीक है, और इस रिपोर्ट में एक ये चर्चा रिपोर्ट क्या इसके बैकग्राउंड में एक बात ये भी रखी गई है कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो मेन जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की हैं। उसको हम लोग आगे एक अलग आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि अब ऐसा जब चूँकि इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं एशिया में, तो जो कंट्रीज यहाँ रह रही हैं उनको अब इकट्ठा होना होगा और इससे रिलेटेड जो भी सुधार किए जा सकते हैं, जो उपाय किए जा सकते हैं वो लेने की ज़रूरत है और अपने सिटीज़ को और अपने पॉपुलेशन को इससे बचाने की ज़रूरत है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में एक ये बात भी उठाई गई है, ये कहा गया है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड जो डिमांड्स हैं खास करके इंडिया और चाइना में, उन पे भी असर पड़ा है, क्योंकि चाइना में भी देखा गया है कि सूखा पड़ा है और हमारे यहाँ भी मानसून कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल रहा नहीं। तो इसकी वजह से जो अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ जो हमारा झुकाव था वो थोड़ा कम हुआ है और हमने कोल के यूज़ को एक तरह से बढ़ावा मिला है और जिसकी वजह से ये भी एक क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड इश्यूज़ को जनरेट करने में काफ़ी बड़ा रोल निभा रहा है। और ये कहा गया कि चूँकि हमारे चाइना के साथ जो रिलेशन है वो हिस्टोरिकली वो काफ़ी मतलब अच्छे लाइंस पे नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो एनर्जी डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। तो इस रिपोर्ट के बाद ये भी कहा गया है कि इन दोनों देशों को भी आपस में कोलैबोरेशन करके और इसके बेहतरी के लिए क्या किए जा सकते हैं उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ ही है, सब पॉलिटिकल है। अच्छा, एक अभी आपने देखा होगा US की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो कि ज़्यादातर पूर्व पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चूँकि आप न्यूज़ अभी देख रहे होंगे ध्यान में कि इजराइल और पैलेस्टीन में बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसी में US की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और उसी के ऊपर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने अपनी एक टिप्पणी जारी की है और उन्होंने कहा है कि हमें तो बहुत ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा आपको भी ज्ञान की ज़रूरत है। तो उसी में हमारी तरफ से कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पब्लिक सेफ्टी को एक डेमोक्रेसी में एक बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये कहा गया है कि हम इस आधार पर जज किए जाते हैं कि हम अपने देश में क्या करते हैं, न कि इस आधार पर कि हम बाहर के देशों को क्या ज्ञान देते हैं, क्या सीख देते हैं, उस पर नहीं ये तय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक ये आर्टिकल जब हमने चर्चा की थी क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग, एक रिपोर्ट आई थी WMO की और उसमें हमने बात की थी कि दोनों जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारी बातें की हैं। तो अब हम देखते हैं बीजेपी ने अपने
मैनिफेस्टो में ये कही है कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे 2047 तक, ठीक है। और जो 500 गीगावाट का टारगेट हमने रखा है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो 2030 तक हम अचीव भी कर लेंगे, ठीक है। और इसमें ये कहा गया है कि एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए जाएंगे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के लिए, और इंडिया को विंड, सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हो रही है, ठीक। और इसी मैनिफेस्टो में ये भी बात कही गई है कि जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है उसको भी हमको एक्सपेंड करना है, लेकिन इसका क्या रोड मैप होगा उसकी बात नहीं की गई है, लेकिन ये बातें मोटा मोटी रखी गई हैं, ठीक। और अभी जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उसके बारे में भी इसमें बात रखी गई है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी आप इन्वायरमेंट पॉजिटिव एक्शन आप करते हैं, या हो वाटर कंजर्वेशन का या सॉइल इम्प्रूवमेंट्स के लिए, तो आपको इंसेंटिव का इसमें प्रोविज़न रखा जाएगा, ठीक है। और जैसे कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम चलाया गया था उस समय, जिसमें कि इनकैसेबल क्रेडिट्स दिया गया था जाने की बात रखी गई थी, जिसमें कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। उसी तरह से ये ग्रीन क्रेडिट का प्रोग्राम भी चलाई गई, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे हमने गंगा को क्लीन करने के लिए नमामि गंगे का स्कीम चलाया है, ऐसे भी और अदर्स रिवर्स के लिए भी हम ये प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक। और इसमें एक ये बात कही गई है कि नेशनल एटमॉस्फेरिक मिशन एक लॉन्च करने की बात कही गई है, जिसका नाम रखा जाएगा मौसम, और उसमें भारत को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की बात रखी गई है। और उसी की तरफ अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें रखी गई है, और जिसमें कि जो नेट जीरो का हमारा टारगेट है 2070 का, उसके लिए भी बात रखी गई है। और इसमें यूएस की तर्ज पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात हो रही है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी, जिसका कि काम ये होगा कि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और नेशनल और स्टेट लेवल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान्स है उनकी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करना, ठीक है। और उसमें एक नया आइडिया ये भी रखा गया है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो था, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था, और अभी उसके प्रोसीजर उसको तैयार किए जा रहे हैं, तो उसको एक ट्रांसफॉर्म करके एक नेशनल क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट मिशन बनाने की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, और इसमें 2 अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड फंड बनाने की बात हुई है, एक ग्रीन ट्रांजिशन फंड, ठीक है, जो कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को फाइनेंस करेगा, और एक दूसरा ग्रीन न्यू डील इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को क्रिएट करने की बात रखी गई है, ठीक है। ये 2 बातें थी, 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बातें रखी गई उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल है राइज ऑफ न्यू जापान करके, ठीक है। बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं सी राजा मोहन, जो IR से स्पेशलिस्ट है, उनका एक आर्टिकल है। तो इस तरह का आर्टिकल आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और इससे हमको अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स कलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात कही गई है जापान के राइज की, यानी कि न्यू जापान बनने की बात रखी गई है इसमें। और इसमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये रखा गया है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान हारा था, तो उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी को पैसिफिज्म के तरफ रखा था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हम अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको कम करेंगे, और जो भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और काफ़ी दिन तक चला ये जापान में, और इसको कंपनसेट करने के लिए, अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को कंपनसेट करने के लिए US का एक बड़ा मिलिट्री अलायंस बन गया, ये US के साथ अपना बनाया इसने, और उसी के संरक्षण में इतने दिन तक जापान अपनी सिक्योरिटी को उसने रखा, ठीक है। और सिक्योरिटी कंसर्न से फ्री होने के बाद जापान ने अपना पूरा फोकस अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में, कॉमर्शियल और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनाने में लगा दिया, पूरा 60s के दशक 70s के दशक में, ठीक है। और तब जापान बन गया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और आज जापान एक मेजर मिलिट्री पावर बनने के रास्ते पे है, अपने सिविल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बदलने जा रहा है, ठीक है। जो एक ज़माने में US के सिक्योरिटी संरक्षण में था, अब वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर होने वाला है एशिया और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में, ठीक है।
और ये एक तरह से दूसरा जापानीज ट्रांजिशन कहा जा रहा है। मिड मतलब 2000 में जापान ने एक नई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात रखी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एशिया पैसिफिक जो टर्मिनोलॉजी है वो उसके लिए शिंजो आबे जब 2007 में अपने इंडिया के दौरे पर थे तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को आगे रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दो जो ओशंस हैं, इंडियन और पैसिफिक ओशन, उनको स्ट्रेटेजिक यूनिटी में रखा जाए और उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को डील किया जाए। ठीक है, और इस कंसेप्ट को बिल्डअप करने में और उसको और ज़्यादा रेडिएट करने में जापान ने काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपने इन्वेस्ट किए हैं। अब जो उसका सेकेंड ट्रांजिशन है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है, जापान जब अपने मिलिट्री रिसोर्सेज की बात कर रहा है। अभी जो फुमियो किशिदा हैं, जो वहाँ के पीएम हैं, वो वाशिंगटन डीसी जा रहे हैं, और जिससे कि एक नया जियोपॉलिटिकल जापान हमारे सामने आएगा। तो अब ये बात रखी जा रही है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि जापान को अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ गई है। तो इसके पे जो कुछ कारण बताए गए हैं जो अभी बैकग्राउंड में चल रहे हैं, जो कि 4 उन्होंने इसमें रखे गए पॉइंट। एक तो ये रखा गया है कि जो चाइना है, ठीक है, चाइना का राइज और उसका जो मिलिट्री एसर्शन है, इसकी वजह से जगह जगह जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, खास करके जापान के साथ। एक ये हो गई बात। दूसरी बात रखी गई है कि जो मिलिट्री बॉन्ड बढ़ता जा रहा है बीजिंग और मॉस्को के बीच में, ये दूसरा पॉइंट रखा गया है। तीसरा पॉइंट ये रखा गया है कि नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को दिन दिन बढ़ाता जा रहा है। और चौथी बात जो है जिसने जापान को मजबूर कर दिया अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में, वो ये था कि जब ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन था तो उन्होंने ये कहा था कि यूएस जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दे रहा है जापान को, वो आगे हो सकता है कि जापान और जो अदर एशियन एलाइज है वो इस तरह के जो सिक्योरिटी सेटअप है अमेरिका की तरफ से जो प्रोवाइड किया जा रहा है उससे वो अपने हाथ पीछे खींच सकता है। तो जापान को लगा कि जब हम सिक्योरिटी के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपने हाथ पीछे खींच लेगा तो हमारा क्या होगा। तो उसी के एक पैरेलल स्ट्रेटजी उन्होंने डेवलप की है और उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एक मिलिट्री सुपर पावर बनाने की तरफ आगे कदम बढ़ाया है। ठीक है, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ के जो कंजर्वेटिव्स हैं उनका भी अब सोचना था कि बहुत दिन तक हमने अपने आप को सॉफ्ट पावर बना कर रखा और जो सिविलियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमने काफ़ी दिन तक निभा लिया है। अब हमारा टाइम आ गया है कि वो हम अपने सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो ये सारी बातें इसमें रखी गई है। अब चूँकि हमारे नेबरहुड में एक कंट्री की बात हो रही है तो इसके इंडिया का क्या एंगल है इसमें, उसको भी हम लोग देखें। तो इसमें ये कहा गया है कि हमारा हिस्टोरिकल जो हमारा रिश्ता है जापान से वो हमेशा अच्छा ही रहा है और हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें भी जापान ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा। आपको याद होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी उसको जापान ने काफ़ी सपोर्ट दिया था। ब्रिटेन से जो हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उसमें हमारे जापान ने काफ़ी हमारा साथ दिया था। और एक ज़माने में नेहरू भी कहते थे कि एशिया के फ्यूचर को शेप देने में जापान और चाइना का अपना रोल उन्होंने बहुत बाखूबी निभाया है। ठीक है, तो इससे आप ये सब जो मेंस के पॉइंट है वो यहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, एक ये न्यूज़ है जिसको कि हमें ध्यान में रखना है। अभी आपको ध्यान होगा टोरंटो में कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट हुआ था जिसमें कि एक चैलेंजर चुना जाना था जो कि वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप में जो प्रीवियस चैम्पियन है उसको एक चैलेंज देने के लिए एक कैंडिडेट को चुना जाना था। उस कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश वो विनर बन के उभरे हैं और वो केवल 17 साल के हैं जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के इतिहास में सबसे यंग चैलेंजर बने हैं। ठीक है, और ये इसी साल के एंड में जो अभी वर्ल्ड चैम्पियन कौन है वो हैं डिंग लीरेन जो कि चाइना के हैं, वो अभी वर्ल्ड चैम्पियन हैं। तो उसी को एक तरह से चैलेंज देने के लिए ये चुने गए हैं और ईयर के एंड में इसी साल हो सकता है वो टूर्नामेंट इंडिया में ही हो जाए, उसके लिए भी हमारी तरफ से दावेदारी पेश की जा रही है। तो उसके लिए वो एलिजिबल हैं। तो ये चुने गए हैं जो कि सबसे यंगेस्ट हुए हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के इतिहास में। और गैरी कास्परोव का जो 40 ईयर्स का जो रिकॉर्ड था उसको भी इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड चैम्पियन हैं
डिंग लीरेन जो कि चाइना के हैं, उसी को ये चैलेंज करेंगे इसी साल के एंड तक में, ठीक है। और वो टूर्नामेंट भी हो सकता है इंडिया में ही हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक ही आर्टिकल है आज के हिंदुस्तान में है, जो कि अभी आपको ध्यान होगा कि जो इसके राष्ट्रपति हैं ईरान के, इब्राहिम रईसी, वो 3 दिन के अपने पाकिस्तान दौरे पर गए थे, ठीक है। और उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट करने की भी बात हुई है इससे, पाकिस्तान से। तो चूंकि हमारे नेबरहुड में ये चीज़ें चल रही हैं और ईरान अभी आपको ध्यान होगा कि इजराइल के साथ कन्फ्लिक्ट में भी इन्वॉल्व हो गया है, तो ये सारी बातें हमें अपने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाननी ज़रूरी है। और ईरान और पाकिस्तान का जो एंगल है उससे इंडिया पे क्या असर हो सकता है, इसकी बात भी जाननी ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों का देश का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। अभी हाल में आपको याद होगा कि टेरर अटैक्स, जो टेररिस्ट कैंप पे जो अटैक किया गया था ईरान की तरफ से, वो पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर, इससे पाकिस्तान पे बड़ा बिल्कुल गुस्सा में आ गया था पाकिस्तान। उसने भी फिर ईरान की टेरिटरी के अंदर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उन पे अटैक करे थे, ठीक है। चलिए, अभी आपको ध्यान होगा मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए भी एक होड़ चल रही है। कभी टर्की को लगता है कि हम उसको लीड करें मुस्लिम वर्ल्ड को, कभी ईरान को लगता है, कभी पाकिस्तान को लगता है क्यों ना इस रेस में हम भी शामिल हों और हम मुस्लिम वर्ल्ड को हम एक तरह से लीड करें। तो इन दोनों के बीच जो संयुक्त वक्तव्य जो जारी किया गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो अभी तनाव बढ़ गया था, उनको लगा कि नहीं, इसके आगे अगर ये एस्केलेट हो जाता है तो दोनों देशों के लिए इसके नुकसान है, क्योंकि दोनों देशों की एक तरह से जो इकोनॉमी है वो अभी सफ़र कर रही है। तो अगर एक और नया फ्रंट खुल जाता है तो वो उसको भी ये परेशानी में डाल सकता है। तो उसमें ये कहा गया है कि दोनों देश अपना जो ट्रेड है उसको अगले 5 साल में $10 अरब तक ले जाएंगे। लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंट जारी हुआ है उसमें ये बातें नहीं रखी गई कि ट्रेड को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक। और एक इशू इन दोनों देशों के बीच में था जो कि गैस पाइपलाइन का था, और उसमें पहले इंडिया भी शामिल था, लेकिन इंडिया ने और बहुत आगे का सोच के अपनी दूरदर्शिता से इस गैस पाइपलाइन से अपना हाथ पीछे खींच लिया था, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की भी दिक्कत आएगी, चूँकि ईरान भी बहुत सारे प्रतिबंध झेल रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी सैंक्शंस हैं, उन पे इकोनॉमी उनकी सफ़र कर रही है, तो उसकी फंडिंग की भी एक इशू है, ठीक। और फ़लस्तीन वाला जो इशू है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपना स्टांस जो है उसने बहुत हार्ड कर लिया है। अब जो उनका संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ है उसमें कश्मीर की बात आनी ही है। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि इस तरह की कोई भी बात हो, मंच हो इस तरह का, तो उसमें कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए, और ईरान ने इसको शामिल करने की सहमति दे दी। तो अब ये कहा गया, इसमें जो भारत की तरफ से जो चिंता की बात है वो ये है कि कश्मीर हमारा, भारत हमेशा से कहता आया है कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है और इसमें कुछ भी करने के लिए हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, और अगर इससे हमारा बातचीत होगा भी किसी से अगर, तो केवल पाकिस्तान से होगा, और किसी भी थर्ड कंट्री को इसमें इंटरवीन करने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान होगा जब 2019 में हमने अपना आर्टिकल 370 को हटाया था, तो उस समय भी बहुत सारी बातें उठी थी, और ख़ास करके उसमें कुछ लीडर थे जो बहुत ज़्यादा मुखर थे। उसमें से एक ईरान के लीडर जो थे खामनेई, वो भी बहुत सारे ऐसे बयान दिए थे जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं थे। तो अब इसमें इस आर्टिकल में यही हमें सजेस्ट किया गया है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए, और जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें एडवांस हो रही हैं उनको एकदम ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात ये कही गई है कि आपको ध्यान होगा कि रशिया, चाइना, ईरान, वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, और ये जो अलाइनमेंट हो रहा है इसके भारत के लिए भी बहुत सारे रिपरकशंस हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। और चूँकि रसिया से हमारा हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप है, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि रसिया किसी ऐसे गुट में ना चला जाए जहाँ के हमारे इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल में यही रखा गया है, ईरान और पाकिस्तान का जो रिलेशन है और उससे क्या इंडिया पे क्या असर हो सकता है उसकी बात रखी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि एक पिटीशन गया था जिसमें कि ये कहा गया कि जो कोलिजियम है उसको एंड कर दिया जाए, और जो NJAC था उसको रिवाइव करने के बाद। तो ये तो सीधा सीधा जो उनके रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इसको स्ट्रेट अवे डिसमिस कर दिया इस पिटीशन को। ये कहा कि ये बातें काफ़ी पहले ठंडी हो चुकी हैं और इसको स्टक डाउन कर दिया गया था। लेकिन इसके थ्रू आप ये रिवाइज कर सकते हैं कि NJAC आखिर था क्या।
इसके क्या क्या प्रोविज़न रखे गए थे, इसमें गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन थी उसको किस तरह से रखा गया था, और इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और उसको कब स्ट्रक डाउन कर दिया गया, इलीगल घोषित कर दिया, एक तरह से संवैधानिक रूप से उसको निरस्त कर दिया गया। और उसने जो कॉलेजियम सिस्टम के अल्टरनेट बनने की बात की थी, तो आपको ये भी जानना इसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम आखिर क्या है और ये किस तरह से जजेस को अपॉइंट करती है, और इसके थ्रू आप इस सब कुछ को, अपने कंसेप्ट को फिर से ब्रश अप कर सकते हैं। ठीक है, एक न्यूज ये है कि अभी आपको ध्यान होगा कि पहला सेमीकंडक्टर ओसैट आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी जो है वो असम में बनने जा रही है, और ये 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ATMP, असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग, जो कि असम के जागी रोड में बनने जा रहा है। ठीक है, और ये टाटा ग्रुप इसमें इन्वेस्ट करने जा रही है, और इसके थ्रू ये कह रहे हैं कि जो लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक बूस्टअप मिलेगा, और इसमें ये भी प्रोविज़न रखा गया है कि जो लोकल जो केमिकल्स और जो कुछ जो इसके इनपुट्स लगते हैं उनको लोकली मैन्युफैक्चर करना होगा, जैसे कि केमिकल्स, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स हो गए, हाई प्योरिटी गैसेस जैसे कि नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारे लोकली उसको बनाना है, और जो उसके स्पेसिफिकेशंस हैं सेमीकंडक्टर के, वो सारा वहीं पे बनाना है, तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस जो करने हैं वो सेटअप वहाँ पे लगने वाला है। तो इसके थ्रू वहाँ पे जो ये पुश दिया जा रहा है, तो असम के इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा और जॉब्स की भी अच्छी होगी। और जो लोकेशन है, जो असम का जो लोकेशन है वो आप देखेंगे कि वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, तो जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए एक बूस्टअप रहेगा और अच्छा खासा मार्केट उसके लिए वहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव पुश है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि अभी जो दो हमारे खास जो फेमस जो स्पाइसेस के ब्रांड हैं जैसे MDH और एवरेस्ट, उसमें अभी हांगकांग और सिंगापुर में उन पे 4 प्रोडक्ट उनके बैन कर दिए गए हैं। तो जो प्रोडक्ट को बैन करने की बात कही गई है उसमें जो एवरेस्ट का फिश करी है वो सिंगापुर में, और जो हांगकांग का जो फूड सेफ्टी विभाग है, सेंटर फॉर फूड सेफ्टी, उन्होंने MDH के मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला मिक्स्ड पाउडर और करी पाउडर मिक्स्ड मसाला, इन सब चीज़ में उन्होंने कहा है कि पेस्टिसाइड पाया गया है जिसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड की बात हुई है, और एथिलीन ऑक्साइड को वहाँ की जो फूड सेफ्टी ऑथराइजेशन वो है यूनिट्स है जो सेंटर फॉर फूड सेफ्टी है, उन्होंने ये बताया है कि एथिलीन ऑक्साइड है वो ग्रुप 1 कार्सिनोजेन में रखा गया है, और कार्सिनोजेन ऐसे होते हैं केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स या एक तरह से मटेरियल होते हैं जिनसे कि कैंसर होने का खतरा होता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि एथिलीन ऑक्साइड है क्या, तो एथिलीन ऑक्साइड एक गैस है जो कि कलरलेस होती है और हाईली इन्फ्लेमेबल है। ठीक है, और जिसका खास करके एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक तरह से पेस्टिसाइड या स्टरलेंट का फ्यूमिगेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जैसे कि मसाले और जो भी ड्राई आइटम्स होते हैं उनमें जो माइक्रोबियल पोल्यूशन हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है या किसी भी तरह उसमें कीड़े लग सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एथिलीन ऑक्साइड का यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, तो हम पहले भी हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो शक के घेरे में आए हैं। आपको ध्यान होगा कि US में जो MDH का भी प्रोडक्ट बैन कर दिया गया था जिसमें कि साल्मोनेला के लिए पाया गया था, उसके कुछ सैंपल्स पाए गए थे। और साल्मोनेला क्या है वो अब वो एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन काउज कर सकता है, डायरिया काउज कर सकता है, पेट में दर्द, फीवर भी आ सकता है, इससे वोमिटिंग के कंडीशंस हो सकते हैं। और आपको ध्यान होगा अभी हाल में नेस्ले के जो सैंपल्स पाए गए हैं खास करके अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, जिसमें कि और एशिया में भी, जिसमें कि जो एक शुगर के कुछ उसमें मात्रा पाई गई हैं, जबकि कहा जाता है कि जो एज ग्रुप के लिए वो बनाया जाता है प्रोडक्ट उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इस रिपोर्ट के पीछे जो संस्था काम कर रही है उसका नाम है पब्लिक आई।
अभी आपने देखा होगा कि एक स्टडी में ये भी निकल के आया गया है कि जो बॉर्नवीटा है उसमें शुगर का जो कंटेंट है वो एक्सेप्टेबल लिमिट से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि लास्ट ईयर जो गाम्बिया, कैमरून और उज़्बेकिस्तान में जो हमारा कफ सिरप है उससे बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी और उसको वहाँ पे बैन कर दिया गया था। तो ये इसमें ये बताने की ज़रूरत हुई है इस आर्टिकल के थ्रू कि जो डोमेस्टिक रेगुलेशन है वो सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, ठीक है। और ये कहा जा रहा है अब इनको जो है टाइटनिंग करने की ज़रूरत है। और चूँकि भारत में जुवेनाइल डायबिटीज़ का केस बहुत बढ़ रहा है, बच्चों में जो डायबिटीज़ के खतरे हैं और जो केसेस आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो अब ये कहा गया है कि एफएसएसआई जो है उनको शुगर कंटेंट जो भी फूड में आइटम्स हैं बच्चों के लिए या जो स्नैक्स हैं उनमें उसको लिमिट करने की, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और इस तरह की जो भी केसेस आते हैं इसके लिए आपको जो एक ऐसा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है जो इन सब केसेस को देख सके और इस तरह के केसेस दोबारा ना हो उनके लिए काम करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल हमारे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में है जिसमें ये कहा गया है, अभी आप इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन रिफॉर्म्स की भी बातें बहुत हो रही हैं, तो उसी के बैकग्राउंड में ये न्यूज़ है जिसमें ये कहा गया है कि 6 महीने से ज़्यादा का अगर किसी को कारावास की सज़ा मिली है तो वो व्यक्ति मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और पंचायत के प्रतिनिधि का किसी भी तरह का कोई चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो जहानाबाद के जो डीएम थे उन्होंने पंचायती राज विभाग के लिए को एक लेटर लिखा था और उसमें उनसे ये एक तरह से गाइडलाइंस मांगी थी और ये गाइडलाइंस अब दे दी गई है उनको, तो ये पूरे राज्य में लागू होगा। और ये कहा गया है कि जो इस तरह के दागी उम्मीदवार हैं उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाए और जिससे कि जो शुचिता है वो बनी रहे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी आपको ध्यान होगा मालदीव्स में जो वहाँ के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं और उसमें जो मुइज़्ज़ू हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, उनकी जो पार्टी है पीएनसी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की है। आप ये देखिए कि 93 मेंबर्स चुने जाने थे जिनमें कि लगभग 70 से भी ज़्यादा उनके कैंडिडेट्स चुन कर आए हैं, जो कि वहाँ के पार्लियामेंट है वो कहलाती है मजलिस, उसमें ये सारे जीत के आए हैं। तो ये कहा गया है कि अब इसकी वजह से जो मुइज़्ज़ू के कार्यकाल पे जो संकट के बादल हो रहे थे, कुछ ये न्यूज़ में आ रहा था कि उनके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है, ये सारी बातें तो वो एक तरह से दरकिनार हो गई हैं और वो मालदीव की बेहतरी के लिए अब उनको कड़े कदम उठाने के लिए अगर वो चाहते हैं तो उसकी भी परमिशन मिल जाएगी और यहाँ तक कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना अगर वो चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको सुपर मेजॉरिटी एक तरह से मिल गई है, ठीक है। और जो मालदीव के लोगों का फैसला है उसी के बारे में उसमें बात रखी गई है कि जिस देश में अभी पिछले कई दशकों तक जो एक तरह से तानाशाही टाइप का शासन चला है और वहाँ पे लोगों का इस तरह से मैंडेट देना, ये भी अपने आप में कहीं कहीं चौंकाने वाली बात है। और चूँकि मुइज़्ज़ू जब से बने हैं तो उनकी कुछ ऐसी बातें हैं, जो कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि अभी उन्होंने एक अपना जो हमारा एयरक्राफ्ट एक वहाँ पड़ा था जो कि ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए था, उसके लिए भी जो भी फोर्स ट्रूप्स थे उनको उन्होंने कहा था कंप्लीट यहाँ से आपको लेकर जाना है। और एक उन्होंने जो सर्वे हमारा एक रिलेशन, और जब से मुइज़्ज़ू प्रेसिडेंट बने हैं तो उनके बारे में एक ही आम धारणा है कि वो प्रो चाइनीज़ हैं, लेकिन इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि उनको भी काम करने का मौका देना चाहिए। और जैसा कि वो कहते हैं कि ना हम प्रो चाइना है, ना एंटी इंडिया है, हम प्रो मालदीव्स हैं, तो उनको ये कहा गया है कि उनको भी काम करने का समय दिया जाना चाहिए और देखना चाहिए वो कैसे अपने देश को आगे लेकर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा टाई है वो काफ़ी अभी स्ट्रेन से गुजर रहा है, तो हमको इसको टैकल करने के लिए थोड़ा समय और पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। एक अभी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है और उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन के लेकर जो बातें चल रही है, और उसी में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला की सुनवाई हो रही है जो कि है जुड़ा हुआ कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी, जो 1977 का जो जजमेंट था उसी के फिर से रिव्यू हो रही है उसकी, और इसमें 9 सदस्यीय जो खंडपीठ है वो इसके
सुपरविज़न कर रही है और संयोग से अभी बैकग्राउंड में यही सारी बातें चल रही है। अभी आपने देखा होगा विरासत टैक्स वाला भी मुद्दा अभी उछला हुआ है, तो ये हॉट टॉपिक है। और उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ इस पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ये वो उनका ऑब्जर्वेशन हो उसके रिगार्डिंग है कि जो राज्य है वो प्राइवेट जो निजी स्वामित्व वाली जो संपत्ति है उसको संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय की संपत्ति मानते हुए नियंत्रित करने का अधिकार रखती है या नहीं रखती है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम। और जहाँ तक डीपीएसपी की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसी के प्रति डेडिकेटेड हैं, जिसमें कि आर्टिकल 39B चर्चा में है, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार को समाज की भलाई के लिए जो भौतिक संसाधन है उसके उचित तरीके से साझा करने के लिए नीतियाँ बनाने का अधिकार है, और इसमें निजी स्वामित्व वाली संपत्तियाँ भी शामिल है। ठीक है, और इसमें अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने कह दिया है कि जो संपत्ति के जो देखने का जो नज़रिया है उसके लिए हमें महात्मा गांधी का जो आइडियोलॉजी है उसको वो सबसे ज़्यादा सही है, जिसमें कि ट्रस्ट की अवधारणा है, जिसमें न केवल निजी संपत्ति परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित करने की गुंजाइश है, बल्कि समुदाय के सर्वोच्च हितों के अनुरूप उसके सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल की संभावना भी है। तो इस पे सुनवाई चल रही है, अब कुछ दिन में ये कंक्लूड होगा तो फिर देखेंगे क्या बातें निकल कर आती है। ठीक है, चलिए अभी ये रिकॉर्ड करते करते अभी अपडेट आया है। आपको ध्यान होगा कि वीवीपैट और ईवीएम को लेकर बहुत सारी याचिकाएं डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर अब एससी ने फाइनल सुनवाई कर दी है और उसका फैसला सुना दिया है, जिसमें मेनली 2 बातें रखी गई थी कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से वोट कराया जाए और वीवीपैट की जो स्लिप्स को मैच कराया जाता है, जो कि अभी प्रोविज़न है कि 5 ऐसे वीवीपैट से मिलाया जाता है ईवीएम की काउंटिंग को। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि दोनों बातें नहीं मानी जाएंगी, ना हम बैलेट पेपर की तरफ पीछे मुड़ेंगे और ना वीवीपैट की 100% स्लिप्स को मैच कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब पूरी तरीके से जो एक तरह से अनसर्टेनिटी बना हुआ था वो हट गया है, और अब ईवीएम से ही वोटिंग होगी और वीवीपैट से जो 100% स्लिप मिलाने की बात थी वो भी ख़त्म होगी। अच्छा, उन्होंने 1-2 बातें नहीं रखी हैं, और इसमें ये रखा गया है कि जो सिंबल लोडिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है वीवीपैट में, तो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसको सील कर दिया जाना चाहिए और उसको 45 डे तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और जो रिज़ल्ट आने के बाद जो 2nd और 3rd नंबर पे जो कैंडिडेट हैं वो अगर उनको डाउटफुल है अगर वहाँ का रिज़ल्ट, तो वो चाहे तो इसको 7 दिन के अंदर इसकी दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। तो अगर ऐसी मांग करते हैं वो, तो इंजीनियर की एक टीम होगी जो माइक्रो कंट्रोलर की जो मेमोरी है उसकी जांच करेगी और पूरा वेरिफिकेशन करेगी। और इसमें यह कहा गया है जस्टिस की तरफ से कि जो पूरा वेरिफिकेशन होगा उसका खर्चा उम्मीदवार को खुद ही उठाना पड़ेगा। हाँ, अगर ये माना जाता है, देखा जाता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी पाई गई है, तो उसका खर्चा उनको वापस कर दिया जाएगा। और उन्होंने ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा है कि किसी भी सिस्टम पर आंख मूंद कर संदेह करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखने के बारे में है। विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज़ को मजबूत कर सकते हैं। तो सारी जो एक तरह से धुंध बनी हुई थी वो छट गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग भी खुश है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आपको जाते जाते इस मैसेज के साथ छोड़ते हैं, जो कि हमारे DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि अपने देश के लिए 5 साल में 5 मिनट निकालिए, इस गर्व के साथ मतदान कीजिए कि मेरा वोट मेरी आवाज़। नागरिकता के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है अपना वोट डालना। तो आज फेज़ 2 इलेक्शंस अगर आपके एरिया में हो रहा है तो जाइए और अपना कर्तव्य निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।